हेलो स्टूडेंट्स। जो हमारा चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज वो हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने इसका बेसिक, उसके साथ ही बायोस्फीयर क्या होता है उसके बारे में हमें डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है कि भाई एटमॉस्फेयर है वो होता क्या है, और एयर पोल्यूशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करना है, और एयर पोल्यूशन के कॉजेज क्या है। इसके साथ में ही हमें वाटर साइकिल मीन्स जो बारिश रेन है वो कैसे हो रही है, प्रेसिपिटेशन कैसे हो रही है, कैसे क्लाउड फॉर्मेशन होती है, वो सारी चीजें हम अपनी आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो एटमॉस्फेयर है, एयर है, एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है, उसको हम वो एयर बोलते हैं। और जो एयर है उसमें ओवरऑल 20% क्या होती है? ऑक्सीजन। और हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन ही चाहिए। पहले बात करते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या? ब्लैंकेट ऑफ द एयर अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ जो एयर का ब्लैंकेट है उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एयर क्या है? एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेज। वो बहुत सारे गैसेज है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन हो गई, वाटर वेपर्स है, वो भी इसी में काउंट होंगे। तो ये सारे के सारे गैसेज का मिक्सचर है, इसको हम बोलते हैं एयर। एयर के अंदर ओवरऑल 20% है वो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। और जो ऑक्सीजन है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारे अंदर चल रही है वहां पे हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। हम जैसे साँस ले रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन चाहिए। इसके अलावा प्लांट्स है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में किसका? CO2 का यूज़ करते हैं, और जो ऑक्सीजन है उसको रिलीज़ कर रहे हैं। वहाँ भी ऑक्सीजन का कोई ना कोई प्रोसेस चल रहा है। तो ऑक्सीजन है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज़्म को रेस्पिरेशन और कंबशन प्रोसेस के लिए चाहिए होती है। इसके अलावा जो वीनस और मार्स की बात करें तो वहाँ पे CO2 है वो एज अ मेजर कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो उसके अंदर जो CO2 है वो मेजर कंपोनेंट प्रेजेंट है। CO2 अपने जो एटमॉस्फेयर है उसमें भी उसका धीरे-धीरे जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने की वजह से पॉल्यूशन को जो हो रहा है, अर्थ टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। CO2 का लेवल क्यों बढ़ रहा है? जो फॉसिल फ्यूल है उनकी बर्निंग हो रही है। इसके अलावा फैक्ट्रीज वगैरह हैं उसमें अलग-अलग ह्यूमन एक्टिविटीज चल रही है, उसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है एनिमल्स की, ह्यूमन बीइंग की, उनके वजह से भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस होती है। तो ऑब्वियसली जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है उसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो भी कोई ना कोई रोल प्ले करती है। तो स्टार्ट करते हैं। Mixture of gases such as नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेज है। बहुत सारे गैसेज का मिक्सचर होता है। नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो मेजर मेजर गैसेज प्रेजेंट है वो यहाँ पे शो की गई है। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो सांस लेने की, सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसके लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। सांस लेना है, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप होती है और फिर पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होती है। और हम जब सांस छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, उस टाइम ब्रीथ आउट करते हैं, उस टाइम पे हम जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बाहर रिलीज करते हैं। इसके अलावा कंबशन की प्रोसेस है। कंबशन के लिए भी हमें ऑक्सीजन चाहिए। कोई चीज जलानी है हमें, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक कैंडल लेना, उसको जला देना, और फिर उसके ऊपर से कोई कंटेनर लेके उसे ढक देना। वो कैंडल है वो बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ऑक्सीजन सप्लाई रुक चुकी है उसकी। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कोई भी चीज जल नहीं सकती। तो रेस्पिरेशन एज वेल एज कंबशन जो प्रोसेस है, इन दोनों के लिए कौन सी गैस जरूरी है? ऑक्सीजन गैस जरूरी है। एयर कंटेन्स 20% ऑफ ऑक्सीजन। जो एयर है उसके अंदर ओवरऑल 20% ऑक्सीजन वो प्रेजेंट होती है। कंपोजिशन ऑफ एयर इज द रिजल्ट ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। जो एयर का कंपोजिशन है उसी का जो रिजल्ट है वो लाइफ पे अर्थ है वो पॉसिबल है या नहीं है वो ही डिसाइड करती है। मान लो अगर ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो कम होती चली जाएगी, ऑर्गेनिज्म वो रेस्पायर नहीं कर पाएंगे, तो क्या हम सरवाइव कर सकते हैं? तो जो एयर कंपोजिशन है उसी का रिजल्ट है कि उसी पे डिपेंड करता है कि अर्थ के ऊपर लाइफ है वो सरवाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, उसी के ऊपर ये चीज डिपेंड करती है। ऑन वीनस एंड मार्स CO2 इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर। वीनस और मार्स की बात करें तो वहां के एटमॉस्फेयर में जो मेन गैस है, मेजर कंपोनेंट है, वो कौन सा है? तो CO2 है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो मेजर कंपोनेंट है। CO2 इज प्रोड्यूस बाय, CO2 कैसे प्रोड्यूस हो रही है? कंबशन, ह्यूमन एक्टिविटी, बर्न फॉसिल फ्यूल, फैक्ट्रीज में अलग अलग
ह्यूमन एक्टिविटी चल रही है। और इसके अलावा जो फॉसिल फ्यूल पेट्रोलियम वगैरह जो फॉसिल फ्यूल है उनका उनकी बर्निंग हो रही है, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो प्रोड्यूस होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, हम रेस्पायर कर रहे हैं उस टाइम CO2 छोड़ रहे हैं, और बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी जब रेस्पायर करते हैं तो CO2 एक्सहेल करते हैं। मेनली सिर्फ जो प्लांट्स है वो डे टाइम पे जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती है उस टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, लेकिन नाइट टाइम में जब वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो रही क्योंकि सनलाइट है वो नहीं आ रही, उस टाइम पे वो भी जब रेस्पायर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज करते हैं। तो जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसके टाइम पर भी क्या रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रिलीज होती है। यहाँ पे देखो गैसेस का कंपोजिशन दे रखा है, सबसे ज्यादा परसेंट क्या है ऑक्सीजन की, सॉरी सबसे ज्यादा नाइट्रोजन परसेंट होती है, उसके अलावा फिर ऑक्सीजन 20 to 21% परसेंट होती है। यहाँ पे देखिए ऑल अदर यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं, आर्गन का कंटेंट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.04% के अराउंड यहाँ पे परसेंट है। धीरे धीरे इसकी जो कंपोजिशन है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम अलग अलग ऐसे ऐसे सब्सटेंसेस का यूज कर रहे हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। इसके अलावा जो फॉसिल फ्यूल की बर्निंग है वो भी बढ़ती जा रही है, तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अमाउंट अर्थ पे धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन इन दोनों को मेंटेन कौन करके रख रहा है, इनको मेंटेन करने का काम कर रहा है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या यूज करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 है उसका यूज करते हैं। CO2 जो गैस है उसका यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। तो डे टाइम पे जो हम CO2 प्रोड्यूस हो रही है उसको कुछ हद तक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कंज्यूम कर लिया जाता है। इसके अलावा मैराइन एनिमल सेल बाय डिजोल्व कार्बोनेट, जो मैराइन एनिमल्स है उनकी जो सेल होती है, जो हार्ड कवरिंग होती है बॉडी के ऊपर, वो कार्बोनेट कंपोनेंट्स को डिजोल्व करने का काम करती है। तो जो फोटो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का जो लेवल है उसको मेंटेन करने में कौन हेल्प कर रहा है, फोटोसिंथेसिस एंड मैराइन एनिमल्स है, वो हमारी हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स है वो कौन-कौन सी है वो ये देखिए। सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर वो स्फेयर है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर, हम लोग जो जहाँ पर रह रहे हैं वो कौन सा स्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर के बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ पे ओजोन लेयर प्रेजेंट है, और ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है ट्रोपोपॉज। फिर उसके बाद है मेसोस्फेयर, देन आइनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, और इन्हीं सारे के बीच में एक-एक लेयर होती है, जैसे कि स्ट्रेटो और मेसो के बीच में जो लेयर है उसको स्ट्रेटोपोज बोलेंगे। थर्मो एंड मेसो के बीच में जो लेयर है उसको मेसोपोज बोलेंगे। एंड एक्सोस्फेयर, मतलब जब हम स्पेस में पहुँच जाते हैं उसकी बात करें, एक्सोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में जो लेयर है उसको हम थर्मोपोज बोलते हैं। तो आपको ये इतनी ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्फेयर्स के नाम याद रखने हैं, इनके बीच की जो लेयर्स हैं उनको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है कि भई कहाँ पे कौन-सी लेयर प्रेज़ेंट थी, कौन-सी लेयर है वो कौन-कौन से स्फेयर को अलग कर रही है, ये ज़्यादा डिटेल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन-कौन से स्फेयर प्रेज़ेंट है और कौन-सा स्फेयर कहाँ पे प्रेज़ेंट है। जैसे कि सबसे पहले जिस स्फेयर में हम रह रहे हैं वो ट्रोपोस्फेयर है। फिर बात कर ले जो जिस स्फेयर में ओज़ोन लेयर प्रेज़ेंट है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आएगा मेसोस्फेयर, मेसो के बाद थर्मो एंड देन द एक्सोस्फेयर। ठीक है? तो इन स्फेयर्स के नाम याद रखने हैं, आपको ज़्यादा जो डिटेल है वो आपको नहीं पढ़नी। यहाँ पे इनकी हाइट भी दे रखी है कि कितने किलोमीटर, अर्थ से कितने किलोमीटर तक कौन-सा स्फेयर प्रेज़ेंट है, तो ये भी ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है उसका क्लाइमेट कंट्रोल में, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें क्या मेन रोल होता है, क्लाइमेट कंट्रोल में क्या मेन रोल है किसका, एटमॉस्फेयर का। तो जो एयर है वो बैड कंडक्टर होती है हीट की, तो सन की वजह से जो भी रेडिएशंस अर्थ पे आई वो अगर अर्थ के ऊपर पहुंच गई, कुछ को तो वो डायरेक्ट बाहर से जो एयर ब्लैंकेट है वहीं से वो उसको रिफ्लेक्ट आउट कर देगी, कुछ जो रेडिएशन है वो अर्थ पे आ गई तो वहीं अर्थ के ऊपर ही एब्जॉर्ब होंगे, वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं होके जा सकती, क्योंकि अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट परसेंट है वो उनको रिफ्लेक्ट बैक होके नहीं जाने देता, क्योंकि वो एयर वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ द हीट। एयर कवर्स द अर्थ लाइक ब्लैंकेट, एयर है वो अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह कवर अप कर लेती है, और एयर है वो बैड कंडक्टर है।
डे टाइम पे जो टेम्परेचर है वो मेनली हाई रहता है, क्योंकि रेडिएशंस है वो ब्लैंकेट को क्रॉस करके अर्थ पे पहुंच चुकी है, और फिर अगर वो अर्थ पे पहुंच गई तो वो वापस नहीं जा सकती। ये नहीं कि अर्थ पे आई और फिर उसके बाद उनको रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, वो नहीं जा सकती, और वो यहीं पे रहेंगे तो जो डे टाइम है वो ज्यादा हॉट हो जाएगा। और नाइट टाइम पे जो रेडिएशंस अर्थ पे एब्जॉर्ब हो गई थी उसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो थोड़ा इंक्रीज रहता है। तो जो टेम्परेचर मेंटेनेंस का काम है वो भी कौन करे, यहाँ पे जो एयर है वही टेम्परेचर मेंटेनेंस का काम करती है। अर्थ पे जो टेम्परेचर मेंटेनेंस का काम है वो कैसे चल रहा है वो देखते हैं। अर्थ वो रोटेट कर रही है अराउंड द सन। जब रोटेट करती है अर्थ अराउंड द सन तो जो एक हिस्सा होता है अर्थ का वहां पे डे टाइम होता है, और एक हिस्सा है अर्थ का वहां पे क्या होता है, नाइट टाइम। मान लो इधर से रेडिएशंस पड़ रही है, इधर हो जाएगा डे टाइम, इधर हो जाएगा नाइट टाइम। तो जिस साइड पे रेडिएशंस पड़ रही है वहाँ डे टाइम है, वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा, और जिस पे अर्थ रेडिएशन नहीं पहुंच पा रही वहां पे होगा नाइट टाइम, और नाइट टाइम पे जो अर्थ है वो थोड़ी कूल रहेगी। प्रिवेंट सडन, इसके अलावा मून की बात करें, पहले नोट से पहले मून देख लेते हैं। तो मून के ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, एयर ही प्रेजेंट नहीं है। वहां पे जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है 190 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ पे इतना ज्यादा टेम्परेचर क्यों है, क्योंकि सिर्फ रेडिएशंस जा रही है, वहां पे वापस आने का या उनको प्रिवेंट करने का कोई रास्ता ही नहीं है। अर्थ पे टेम्परेचर कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 to 40, 0 to 40, क्योंकि कई जगह पे बिल्कुल आइस भी प्रेजेंट है, वहां पे माइनस में भी टेम्परेचर रहता है, और 40 डिग्री नॉर्मली एवरेज टेम्परेचर की हम बात लेके चलते हैं तो इतना टेम्परेचर वहां पे प्रेजेंट है, क्योंकि अर्थ पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। मान लो ये अपनी अर्थ है, एक मिनट, ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ है ये एयर ब्लैंकेट प्रेजेंट है। एयर ब्लैंकेट एक बार तो जो सन से रेडिएशन आ रही है उनको रोकने की कोशिश करेगा यहीं पे। अगर कोई रेडिएशन एंटर कर गई अंदर तो फिर उसको यहीं की यहीं पे उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको रिफ्लेक्ट बैक होके नहीं जाने देता। ठीक है, तो इस वजह से जो टेम्परेचर है वो नॉर्मली मेंटेन्ड है। ठीक है, क्योंकि जो अर्थ हाई रेडिएशन है वो ज्यादा अंदर तक एंटर कर ही नहीं पाते ड्यू टू द ब्लैंकेट। मून के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं प्रेजेंट है, मून के ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, तो डायरेक्ट जो सनलाइट जाएगी वो डायरेक्ट जाएगी, जो रेडिएशन पहुंचेंगे वो डायरेक्ट पहुंचेंगे, इसलिए उसका टेम्परेचर इतनी हाई रेंज तक वेरी करता है। प्रिवेंट सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग डे लाइट हावर्स। जो एटमॉस्फेयर है वो डे टाइम पे टेम्परेचर को ज्यादा इंक्रीज होने से प्रिवेंट कर रहा है, क्यों, रेडिएशंस को रोक के। स्लो डाउन द एस्केप ऑफ हीट इनटू द आउटर सरफेस, आउटर सरफेस पे ही वो हीट को वहां से निकालने की कोशिश करेगा, धीरे धीरे उन रेडिएशंस को रोकने की कोशिश करता है। फिर बात करते हैं मूवमेंट ऑफ एयर। एयर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ किधर होता है, मतलब कौन सी तरफ से डे टाइम पे एयर ब्लो कहाँ से कहाँ करेगी और नाइट टाइम में एयर कहाँ से कहाँ ब्लो करेगी वो देखना है। ड्यूरिंग द डे टाइम डायरेक्शन ऑफ विंड इज फ्रॉम सी टू लैंड। जब डे टाइम होता है वहां पे जो सी एरिया है वहां से एयर और जो लैंड एरिया है उसकी तरफ मूव करती है। ये क्यों करती है, क्योंकि जो हीटेड एयर है वो फास्टली मूव करेगी ओ, और धीरे धीरे राइज होना स्टार्ट हो जाती है। जो सी लेवल है रेडिएशंस की वजह से वो गर्म होना स्टार्ट होगा, गर्म होना स्टार्ट होगा तो एयर है वो वो भी हीट अप होगी, और जो हल्की हवा है जो हीटेड एयर है वो फास्टली मूव करेगी, धीरे धीरे वेपर्स की अपने वेपर्स है उनको साथ लेके अपने साथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ राइज होना स्टार्ट कर देती है। ड्यूरिंग द नाइट द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्रॉम लैंड टू सी, ड्यूरिंग नाइट टाइम पे लैंड टू सी, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर ऑलमोस्ट इक्वल हो चुका। ऑलमोस्ट इक्वल कैसे हो चुका, नाइट टाइम पे जो अर्थ है उसका भी टेम्परेचर लो हो जाता है और सी एरिया है उसका भी जो टेम्परेचर है वो लो हो जाता है, इसलिए नाइट टाइम पे जो एयर की मूवमेंट है वो लैंड टू सी रहेगी। मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर क्रिएट्स द विंड्स, जो विंड है हवा उसको क्रिएट कौन कर रहा है, जो मूवमेंट हो रही है एक जगह से दूसरी जगह एयर की मूवमेंट हो रही है वही क्या कोज करती है, विंड कोज करती है। फिर उसके बाद पढ़ते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की अगर हम नॉर्मल डेफिनेशन देखें कि जो एयर क्वालिटी है उसमें किसी हार्मफुल सब्सटेंसेस की वजह से कोई चेंजेज आ रहे हैं, तो उसको हम वो चेंजेस क्या है हमारे लिए अनयूजुअल है, मतलब हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हार्मफुल चेंजेज आ रहे हैं एयर की क्वालिटी है उसके अंदर,
किसी भी सब्सटेंस की वजह से, किसी भी पोल्यूटेंट की वजह से, उसको हम क्या बोलेंगे? एयर पोल्यूशन। नॉर्मली हम बोल दें कि किसी सब्सटेंसेस की वजह से, गैसेज की वजह से हमारी एयर है वो पोल्यूट हो रही है, प्रदूषित हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एयर पोल्यूशन। एंड इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो एयर के अंदर इंक्रीज हो गए, जो पोल्यूटेंट्स थे उनकी अमाउंट इंक्रीज हो गई, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, फ्लोराइड, लेड, निकल, आर्सेनिक एसिड, डस्ट पार्टिकल एटसेट्रा कोज द एयर पोल्यूशन। ये सारे के सारे जो पोल्यूटेंट्स हैं, इनके अमाउंट जब एयर के अंदर इंक्रीज हो जाती है तो वो एयर क्वालिटी को डैमेज करेगी, एयर क्वालिटी को खराब करेगी, और एयर क्वालिटी खराब होगी तो वो हमारे लिए हार्मफुल है, तो वो क्या होगा? एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के कॉजेज क्या-क्या हो सकते हैं? अगर ह्यूमन के थ्रू एयर पोल्यूशन हो रहा है तो वो कैसे? एक तो भाई जो रेस्पिरेटरी और रेनल प्रॉब्लम्स हैं इनकी वजह से कॉज होगा। सॉरी, एयर पोल्यूशन की क्या-क्या कॉज कर सकता है? एयर पोल्यूशन के कॉजेज तो जैसे कि फॉसिल फ्यूल की बर्निंग हो रही है, फैक्ट्रीज से जो पोल्यूटेंट्स निकल रहे हैं, उसके अलावा जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें अलग-अलग पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, उनकी वजह से एयर पोल्यूशन कॉज़ हो सकता है। तो बहुत सारे कॉजेज़ हैं वो एयर पोल्यूशन कॉज़ कर सकते हैं। लेकिन एयर पोल्यूशन है वो हमारे अंदर क्या-क्या इफ़ेक्ट शो करेगा, वो हमारे लिए हार्मफुल कैसे है? मान लो डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा है, तो वो किसको इफ़ेक्ट पहुँचाएँगे? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, और रेनल प्रॉब्लम जो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो कॉज़ करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर की लेवल है, जो फ्लो होता है वो इंक्रीज होता है। आई इरिटेशन और कैंसर तक की प्रॉब्लम्स है वो कॉज कर सकते हैं। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स की ग्रोथ है वो रिड्यूस हो जाती है, क्लोरोफिल पिगमेंट है वो रिड्यूस हो जाता है, उसका डिग्रेडेशन हो जाता है, और जो लीव्स होती है उस पे मोल्टिंग हो जाती है। मोटलिंग मीन्स, मोटलिंग का मतलब होता है कि जो पैचेज येलोइश येलोइश कलर के पैचेज हो जाते हैं लीव्स के ऊपर, उसको बोला जाता है मोटलिंग। तो ओवरऑल एयर पोल्यूशन है वो हमारे लिए कैसे हार्मफुल है? हमें रेस्पिरेटरी डिजीज कोज करेगा, रेनल डिजीज कोज करेगा। इसके अलावा हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स कोज होंगी, आई इरिटेशन होगा, और इसके अलावा कैंसर तक की डिजीज एयर पोल्यूशन की वजह से कोज हो सकती है, जैसे कि लंग कैंसर। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स की जो ग्रोथ है उसको भी रिड्यूस कर देगा। इसके अलावा उसका क्लोरोफिल पिगमेंट है उसका डिग्रेडेशन कर देगा। अगर क्लोरोफिल डिग्रेड हो गया तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फूड प्रिपेयर नहीं हो रहा, अच्छे से फूड नहीं मिल रहा, तो ऑब्वियसली ग्रोथ तो अपने आप ही रुकेगी। इसके अलावा मोटलिंग जो लीव्स है वो येलोइश कलर की होनी स्टार्ट हो जाएंगी, और धीरे-धीरे फिर वो अ, अगर उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट है वो वही येलोइश कलर में कन्वर्ट होता जा रहा है, इस तो वही है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को इफेक्ट पहुंचाएगा। फिर बात करते हैं हम रेन की, कि भाई रेन कैसे होती है? तो रेन है वो इवोपरेशन, कंडेंसेशन की वजह से होती है। ये देखिए आगे हो गया। एक रेन के अंदर मान लो ये हमारे पास कोई भी एक वाटर बॉडी है, ये हमारे पास एक कोई भी वाटर बॉडी है। जब यहाँ पे सन रेडिएशंस पड़ेंगी, सन की जो रेडिएशन है वो आई यहाँ पे, तो क्या होगा? वाटर हीट होगा। ये वाटर था, ये होगा हीट अप, और ये वाटर हीट अप होगा तो ये इवोपरेट होके ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। इवोपरेट होगा ये, इवोपरेट होके ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक लेवल तक ऊपर जाएगा तो जो एयर है वो कैसी मिलेगी? कूल एयर मिलेगी इसको। और वो इन वेपर्स को, जब वेपर्स है वो कूल एयर के कांटेक्ट में आएँगे तो ये कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएँगे टिनी ड्रॉपलेट्स में। और टिनी ड्रॉपलेट्स हैं, 1 मिनट। टिनी ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या करेंगी? वो धीरे-धीरे वो ड्रॉपलेट्स अपने साथ जुड़ना स्टार्ट कर देंगी। ये देखिए, ये अपने पास एक वाटर बॉडी थी कोई भी, जब इसके ऊपर हीट पड़ेगी सन से, जो रेडिएशन आएँगी, वो इसको क्या कर देंगी? हीट अप कर देंगी। ये क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? इवोपरेट, वेपर के फॉर्म में जो वाटर था वो इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। वेपर के फॉर्म में इवोपरेट होगा। कुछ लेवल तक तो एयर भी हीट अप है, जहाँ तक एयर हीट
हीट अप हो चुकी है, एयर गर्म है, वहां तक तो ये वेपर की फॉर्म में जाएंगे। लेकिन ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे तो एक लेवल आएगा जहाँ पे एयर है वो इस टेम्परेचर के लेवल से कम हीट अप है। मतलब उसका टेम्परेचर हाई तो है लेकिन इसके लेवल से उसका लेवल कम है, टेम्परेचर लेवल कम है। तो यहाँ पे आके वो जो वेपर्स वेपर्स जो नीचे से इवोपरेट होके आए थे वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। कंडेंस होके ये छोटी छोटी टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स है वो बना लेंगे। टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स है, ये क्या होंगी, धीरे धीरे आपस में जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। आपस में जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगी मतलब क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे। और क्लाउड फॉर्मेशन होने के बाद ये टीनी ड्रॉपलेट्स वापस से प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में मतलब रेन की फॉर्म में वापस से ये अर्थ पे आ जाएंगे। इसको हम वाटर साइकिल भी बोलते हैं। देखो, इवोपरेशन हुआ, इवोपरेशन से कंडेंसेशन हुआ यहाँ पे, और कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन हुआ। प्रेसिपिटेशन के थ्रू ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स ये वापस से अर्थ पे आ गई। तो रेन पूरा का पूरा जो सिस्टम है रेन का, रेन किस वजह से फॉर्म हो रही है, इवोपरेशन। जो वाटर बॉडीज के द्वारा इवोपरेशन प्रोसेस, वाटर बॉडीज से वाटर इवोपरेट होके गया इवोपरेशन प्रोसेस से, वही ऊपर जाके कंडेंस हो गया। वाटर साइकिल के अंदर ये चीज आप डिस्कस कर चुके हो अच्छे से, 9th क्लास 8th क्लास में भी ये चैप्टर था, वहां पे वाटर साइकिल, और आप लोगों ने कार्बन साइकिल पढ़ी होगी तो वहां पे ये चीज डिस्कस की है। तो इवोपरेशन और कंडेंसेशन है, यही दोनों के दोनों रेन की फॉर्मेशन है वो करते हैं। रेन है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि रेन की वजह से जो ग्राउंड वाटर है हमारा वो भी इंक्रीज हो रहा है। ग्राउंड वाटर है वो भी इंक्रीज हो रहा है, साथ में जो एग्रीकल्चर प्रोसेस है उनके लिए वाटर मिल रहा है, और कंजर्व करने के लिए भी हमें वाटर मिल रहा है। तो रेन है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे पर्पज के लिए हमें वाटर मिल रहा है। फिर बात करते हैं हम एसिड रेन की। तो हम अभी एयर पोल्यूशन पढ़ रहे थे, हमने वहां पे पढ़ा था कि बहुत सारी गैसेज रिलीज हुई है जो कि एयर को पोल्यूट कर रही है। वो सारी गैसेज एयर के अंदर प्रेजेंट है। जब रेन की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे आएंगी, मतलब क्लाउड से नीचे आएंगी, जब क्लाउड से अर्थ के ऊपर आ रही हैं तो उस बीच में ये सारी गैसेस भी प्रेजेंट है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई। ये गैसेस भी प्रेजेंट है क्योंकि ये गैसेस हमने एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा रिलीज कर रखी हैं, बहुत सारा पोल्यूशन कॉज कर रखा है फॉसिल फ्यूल्स की वजह से, या व्हीकलर पोल्यूशन होता है उसकी वजह से, किसी ना किसी तरह से ये गैसेज है ये एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है हाई अमाउंट में। जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्लाउड से अर्थ पे आ रही होती है उस टाइम पे ये गैसेज के साथ रिएक्ट करती है। गैसेज के साथ रिएक्ट करेंगी तो ये जो गैसेज प्रेजेंट है ये रेन के वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनको रिएक्शन करके उस वाटर के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। और रिएक्शन करके मिक्सअप होने के बाद ये क्या फॉर्म कर लेंगे, अपना कंपोनेंट है उसको फॉर्म कर लेती है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ये बना लेंगे। अगर सल्फर डाइऑक्साइड है उसने रिएक्ट किया तो वो सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन कर लेगी, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है अगर उसने रिएक्ट किया तो वो नाइट्रिक एसिड है उसकी फॉर्मेशन कर लेगी। तो वाटर ड्रॉपलेट्स एयर के अंदर जो गैसेस प्रेजेंट थी उनके साथ रिएक्ट किया, और उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस कर लिया, अपना एक डिसॉल्विंग कंपोनेंट है वो प्रोड्यूस कर लिया। और जब ये वाटर की फॉर्म में अर्थ पे आ रहे हैं, रेन की फॉर्म में जब ये कंपोनेंट अर्थ पे आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन। क्योंकि नाइट्रिक एसिड एज वेल एज सल्फ्यूरिक एसिड ये दोनों ही क्या होते हैं, एसिड है। और जो बारिश है की ड्रॉपलेट्स थी, जो नॉर्मल रेन थी उसके अंदर ये एसिड मिक्स हो चुके हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, एसिड रेन। एसिड रेन है वो प्लांट्स के लिए एज वेल एज ह्यूमन बीइंग दोनों के लिए हार्मफुल होती है। प्लांट्स के अंदर उनकी लीव्स को डैमेज करती है, और जो ह्यूमन बीइंग है और अदर एनिमल्स है उनको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कोज करती है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसमें जो गैसेज है अलग अलग एयर पोल्यूशन के टाइम पे हम अलग अलग गैसेज हैं वो रिलीज कर रहे हैं, उससे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो वहां पे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो कोज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कीप्स द अर्थ वार्म। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो अर्थ को गर्म रखती है, मच लाइक ग्लास विच कीप्स द ग्रीन हाउस वार्म। इसी तरह से जैसे कि अगर ग्लास के ऊपर रेडिएशन पड़ेंगी तो जो अंदर का टेम्परेचर वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है। तो उसी टाइप से कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या कर रही है, अर्थ को गर्म कर रही है।
इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन डाइ अगर कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ के ऊपर इंक्रीज हो गई तो क्या होगा? इंटेंसिफाई द ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको भी बढ़ाएगी। इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, जो नॉर्मल टेम्परेचर है अर्थ का वो भी इंक्रीज होगा। मे लीड्स द मेल्टिंग ऑफ पोलर कैप्स, जो पोलर आइस परसेंट है हमारे जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे आइस परसेंट है वो भी धीरे-धीरे मेल्ट डाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी। सबमर्जिंग अ नंबर ऑफ कोस्टल सिटीज़, जो कोस्टल सिटीज़ है, आइस कैप हो हैं वो मेल्ट होंगी, वाटर कहाँ आएगा? नीचे जो सी एरिया है उसमें आएँगे, और सी एरिया में आएगा तो जो कोस्टल एरिया है वो भी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वाटर कंटेंट ज़्यादा हो गया तो अब कोस्टल एरिया के आस-पास जो सिटीज़ प्रेज़ेंट है वो क्या होगी? सबमर्ज हो जाएँगी, वहाँ पे डूब जाएँगी। तो ये सारे के सारे इफ़ेक्ट किसके हैं? अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ हो गई, तो उसके ये सारे के सारे इफ़ेक्ट्स होंगे। इसी के साथ जो हमारा एटमॉस्फेयर वाला पोर्शन था वो कंप्लीट होता है। क्या-क्या हमने डिस्कस किया कि भई एटमॉस्फेयर होता क्या है? इसके अलावा एयर क्या है? एयर क में के किस-किस चीज़ की कितनी कंपोज़िशन कौन-कौन सी गैसेज़ की कंपोज़िशन है? एटमॉस्फेयर को जो स्टेबलाइज़ करने का काम कौन कर रहा है? कौन-कौन से एटमॉस्फेयर के जो स्फेयर्स हैं वो कौन-कौन से हैं? इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल में एटमॉस्फेयर का क्या रोल है? और क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर कैसे-कैसे के रेडिएशंस को प्रिवेंट करता है। फिर जो एयर की मूवमेंट है वो कैसे हो रही थी, एयर पॉल्यूशन क्या होता है, कॉजेज़ क्या है एयर पॉल्यूशन के, और एयर पॉल्यूशन है वो कौन-कौन से हार्मफुल इफेक्ट कॉज़ कर रहा है हमारे लिए। रेन है वो कैसे होगी, एसिड रेन क्या होती है, और इसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंटेंट है वो बढ़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ गई अर्थ पे तो क्या-क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। इसमें हमारा एयर पॉल्यूशन एज़ वेल एज़ एटमॉस्फेयर दोनों के दोनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे जो नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स देखें तो हमारा जो 2 टॉपिक थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। बायोस्फीयर, नेचुरल रिसोर्सेज ये भी हमने कल डिस्कस कर लिए थे। इसके अलावा एयर है वो एयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट तक कंप्लीट हो गया। ओज़ोन लेयर वाला पोर्शन है वो, और इसके साथ में वाटर एंड वाटर पॉल्यूशन है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।